अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि माता पिता को गाली देता है तो वो तो एक तरह से असभ्य भाषा का प्रयोग करता है और असभ्य व्यक्ति है। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि इनका जो सवाल है, दीपक राय जी पूछ रहे हैं कि अगर पिता माता को गाली जो है देता है और उसके बाद जो है यहाँ पर भरण पोषण भी नहीं करता है तो क्या उसको भी संपत्ति का अधिकार है। देखिए, ये तो अगर मान लेते हैं कोई जो भी व्यक्ति है, ठीक है, तो हम समझते हैं कि समझ की कमी है, जो समझ है वो उसकी कमी है, ठीक है। नहीं तो अगर मतलब जो पिता है, जो मतलब उनको जन्म दिए हैं, माता है, उनको नहीं करना चाहिए वैसा। और मान लेते हैं आज वो अपने बच्चे को जिस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, एक तरह से प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो एक समय होगा कि जब वो भी छोटे होंगे तो उनके माता पिता उनके लिए वैसा करते होंगे। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में क्या होता है ना कि एक कहावत है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सत्य भी है कि कर्मों का फल जो है वो इसी जन्म में आपको जो है, जब जो आपका जन्म हुआ है ना, इसी जन्म में आपको उसका फल जो है इसी जगह पे पहले मिलेगा, उसके बाद जो है आपको मुक्ति दी जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कोई ऐसा करता है तो दोबारा जो उनका भी समय आएगा तो उनको भी वो फल जरूर जो है, कहने का मतलब, वापस मिलेगा। तो लेकिन रही बात संपत्ति का, तो हमारा कानून जो है, अगर संपत्ति पैतृक है और पैतृक संपत्ति है, वो भरण पोषण करे नहीं करे, वो उसका राइट जो है, व्यक्ति का राइट पूरा बनता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है और वो आसानी से वो अपने संपत्ति का जो है एक तरह से हक ले सकते हैं। लेकिन अगर पिता का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पिता का मान लेते हैं पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो आसानी से, हाँ, लेकिन इसमें पिता जो भी है वो एक हिस्सेदार कहलाता है, मतलब पिता का भी एक हिस्सा होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी है, 2 बेटे हैं तो 3 हिस्से में प्रॉपर्टी पैतृक बच जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं पिता का खरीदा हुआ संपत्ति है तो उस केस में इसमें पूरा राइट पिता का ही होगा और इसमें एक हिस्सा ये पिता का हो जाएगा और ये जो है एक बेटे का होगा और ये दूसरे बेटे का होगा। तो इस तरीके से जो है इसको डिवाइड किया जाता है। अगला सवाल है कि सर प्लीज टेल मी, मेरे दादाजी जो है वो स्वर्गवास हो गए हैं। दादाजी के 2 बेटे हैं, क्या दादाजी का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लगने पर क्या उनकी सारी जमीन जो है जो बड़े बेटे हैं के नाम पर हो जाएगी? अगर उनके जो है दूसरे बेटे को पता ना चले तो क्या दादाजी का बड़ा बेटा छोटे बेटे के साथ फ्रॉड कर सकते हैं? देखिए, ये चीज जो है ना, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो दादाजी हैं, ठीक है, और उनके जो बेटे हैं, तो दादाजी का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगाने के बाद जो वंशावली भी होता है वहां पे, और उसके बाद अगर मान लेते हैं उसमें 2 व्यक्ति का नाम है वंशावली में, अब कोई वंशावली गलत बना दे, एक ही का नाम दे के जमीन को अपने नाम पे, संपत्ति को अपने नाम पे करा ले, तो ये फ्रॉड करना होता है। आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ये फ्रॉड करने के लिए जो है उसके लिए सजा का भी प्रावधान है और हमारे कानून में। तो अगर वो ऐसा कर दिया एक बार मान लेते हैं और ये साबित हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये साबित करना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा साबित करके अगर कोई संपत्ति अपने नाम से करा ले तो फ्रॉड ही करना हो गया। तो अगर ये साबित होगा तो आसानी से वो उसको सजा भी हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन संपत्ति जो है वहां पे यानी इसमें दोनों का होगा, किसी एक के नाम पे तुरंत ऐसे नहीं हो जाएगा, बिना एक दूसरे के सहयोग के संभव नहीं है। अगला सवाल जो है वो ये है कि सर अगर जमीन रजिस्ट्री में जो है आरटीजीएस दिखाया गया है और वो फर्जी हो तो क्या रजिस्ट्री कैंसिलेशन में जा सकता है? फर्जी तरीके से बिना पैसा दिए रजिस्ट्री करवा लिया है, रजिस्ट्री में सिर्फ ये लिखा गया है कि पैसा आरटीजीएस के माध्यम से जो है पहले प्राप्त हो चुका है, जबकि जो ना कोई डेट या किसी जो है बैंक से किसी तरह में, देखिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि बिल्कुल कैंसिल हो सकता है कि देखिए पैसा लेन देन का तो प्रूफ आरटीजीएस जो है, अगर उससे पैसा गया ही नहीं आरटीजीएस से तो ये तो डायरेक्ट ये साबित ही होता है कि आरटीजीएस से तो पैसा गया ही नहीं। अब गया तो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये सरासर गलत है ये करना। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो सकता है और आसानी से आप जो है, लेकिन कोई भी रजिस्ट्री का जो है कैंसिलेशन का प्रक्रिया जो है अब वो सिविल कोर्ट से होता है, तो आपको सिविल कोर्ट में ही इसके लिए जो है आपको याचिका दायर करना पड़ेगा।
अगला सवाल है कि मेरा भाई नहीं छोड़ना चाहता, जबकि मकान के बदले में मुझे जमीन जो है भी और यहाँ पे जो बंजर खेत खाते में काफ़ी पैसा जमीन में लग गया। देखिए, इसके लिए जो यहाँ पे अगर पारिवारिक आपका ये मामला है और अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो आप, ऐसा नहीं है कि मकान में अपना भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो एक बार आपको ग्राम पंचायत का सहारा जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण का सहारा लेना चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए एसडीओ के पास एक बार आवेदन कर दें कि ऐसा ऐसा आपका हुआ है। लेकिन जो भी हुआ ना, आपका जो आपका भाई नहीं छोड़ना चाहता, तो क्या जो भी हुआ आपके बीच में डील, वो क्या लिखित तौर पे हुआ, क्या मतलब एक तरह से सही तरीके से सारा उसका दस्तावेज बना हुआ है? अगर बना हुआ तभी तो आप किसी के पास दिखाएंगे। हाँ, मौखिक तौर पे अगर कुछ बात आप बोलेंगे तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कि मौखिक तौर पे कहीं भी है, कोर्ट में तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं आप अधिकारी के पास भी जाके कहेंगे तो मौखिक तौर पे कोई मान्यता नहीं होगा कि आप मान लेते हैं अपने तौर से आपके मन में आ रहा है और दूसरे भाई जो है वो अपने मन से जो है हो रहा है वो कर रहे हैं, तो इसलिए वो मान्य नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर जो है अगर यहाँ पे पिताजी के द्वारा जो है यहाँ पे और 2 शादी किए हुए हैं और उनके पहले वाले वाइफ गुजर जाने के बाद जो है कुछ साल बाद पहले बीबी के बच्चे जो है बड़े होने पर शादी करवाए, पिता की दूसरी शादी करवाए, और पिता जो है यहाँ पे उनके बाद कुछ सबके यहाँ पे पैसे से, मतलब सबके पैसे से, सभी बच्चों के पैसे से संपत्ति को अपने जो है उन्होंने खरीदा हुआ संपत्ति को जो है पत्नी के, दूसरी पत्नी के नाम से, जो कि वहाँ पे पिताजी ने है ना रजिस्ट्री कर दिया है उन्होंने। तो अब देखिए, ये ऐसा मामला अगर होता है ना, रजिस्ट्री कर दिया और पहले वाइफ के बच्चों का जो है हिस्सा कैसे मिलेगा? देखिए, इस केस में अगर मान लेते हैं पिता का जो संपत्ति खरीदा गया है, पिता अपने पैसे से जो है या पैसा दिए, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए ना कि मान लेते हैं आप उनको पैसा जो दिए, क्या आपके पास वैसा प्रूफ है उस बात का? अगर आपके पास वैसा कोई प्रूफ नहीं है तो आप क्या बताएंगे उसके लिए? तो इसलिए प्रूफ होना बेहद जरूरी है। और लेकिन अगर वो उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, इसलिए वो किसी को अगर दे दिए दूसरी पत्नी को, तो आप उस पर फाइट करके उसको नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल है कि 1 बीघा जमीन हमने अपनी माँ के नाम से ली, जो कि दाखिल खारिज हो गई, उसमें एसडीएम को अपील कर फिर तहसीलदार को जो है वापिस कर दी। उन्होंने एक मुकदमा सिविल जज के यहाँ डाल दिया है और कब्जा नहीं देते हैं, सर उपाय बताएं। देखिए, अगर आपका दाखिल खारिज हो गया है ना सबसे पहले, और कब्जा नहीं दे रहा है उस केस में, और एसडीएम उसने एसडीएम को अपील कर फिर तहसीलदार को जो है वापस कर दी, मुकदमा उन्हीं के द्वारा दायर कर दिया सब जज के पास, तो ये तो हो गया कि आपको जबरदस्ती बहकाने वाली बात होगी कि हम जमीन अपने अंडर में रखे हुए हैं और डाल के छोड़ दिए। तो इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले फिलहाल अभी। लेकिन अब मामला अगर सिविल कोर्ट के पास चला जाएगा तो आपको वहां पे अपना जो भी है जवाब आपको देना होगा कि आपने जमीन रजिस्ट्री जो है एक तरह से, और आप भी एक वकील से जो है वहां पे स्पष्ट तरीके से बात कर लें, उस मैटर में अपना सारा मैटर बताएं। ठीक है, कि आपका मतलब जो है किस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए मामला। ठीक है, उनका हो सकता है कहना कुछ और होगा। आप अपने स्तर से आप जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि आपका जो अभी आपका जमीन खरीदा, आपने सारा कुछ किया, आपका रजिस्ट्री हुआ, दाखिल खारिज हुआ, और आपको संपत्ति अगर नहीं दिया जा रहा तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा जो है पिताजी 1982 से एक जो है गवर्नमेंट जमीन को खेती कर रहे हैं, लेकिन जो है गांव के कुछ लोग जो है वहां पे फुटबॉल फील्ड के लिए जो यहाँ पे एक तरह से डाल दिया है, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर वो जो आपके पिताजी हैं गवर्नमेंट जमीन को अगर इतना दिन से खेती कर रहे हैं वो सरकारी जमीन को, तो आपको बंदोबस्त करा लेना चाहिए, और अगर वो आप वो कब्जा कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अगर कब्जा नहीं किए थे, आप इतने लंबे समय से उस पर खेती कर रहे थे, उस केस में आप न्यायालय में जा सकते थे अगर आपका वो 30 साल से अधिक उस पर कब्जा हो गया तो इसका अगर आप प्रमाण देंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वाले बात थे, आपको हो सकता है कि आपके पक्ष में कोई गवाह ही नहीं दे, इसलिए कि अगर वो उसको फील्ड बनाने के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर वो दखल कर लेंगे तो फिर आप उसमें जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है कि माँ के नाम से जमीन थी, पिता के नाम थी, कुछ भी जमीन नहीं थी, पिता के नाम जो है माँ मर गई, बेटों के नाम जो है यहाँ पे ये हाँ वरासत
आ गई, हाँ विरासत आ गई, पिता को सब घर से भगा रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा, पिता क्या करें। देखिए जो भी है, अगर मान लेते हैं इस केस में अगर कर रहे हैं तो पिता के पास वो जो भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे राइट हैं, कानून है कि आप जो है ऐसा नहीं कि पिता को जो है घर से भगा सकते हैं, तो फिर भी जो है एक तरह से उनको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है फिलहाल। और अगर कोई मान लेते हैं या चाहे तो वो जिला अधिकारी के पास भी जो है केस फाइल कर सकते हैं अपने बच्चे के अगेंस्ट, अगर उनका कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है तो बहुत तरह के कानून है, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। अगला सवाल है कि सर मेरा सवाल का जो है प्लीज जवाब दीजिए सर। मेरा दादा के नाम से संपत्ति है, दादा मर चुके हैं, दादी अभी जिंदा है, मेरे पिताजी 4 भाई थे, मेरे पिताजी भी मर चुके हैं, और दादी बोलती है कि तुम्हारा हिस्सा जो है यहाँ पे 3 बेटों दूंगा, तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं क्या करूं। देखिए अगर संपत्ति पैतृक है ना, दादी का यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है, इसलिए कि जो ये पूर्वज की संपत्ति है उस पर आपका पूरा अधिकार है, तो दादी जो बोलती है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। अब क्यों बोलती है, वैसे वो 3 को देना चाह रही है, अगर ऐसा है मान लेते हैं, लेकिन आपके पास पूरा राइट है, ठीक है, कि आप जो है पैतृक संपत्ति पे पार्टीशन सूट कर सकते हैं और कानून के द्वारा आपको जो आपका हिस्सा है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना हिस्सा जो है वो जरूर मिलेगा। तो लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये पैतृक संपत्ति नहीं है, खरीदा हुआ संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, लेकिन जब संपत्ति दादा का हो गया तो पोता के लिए वो पैतृक ही कहलाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए